हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो देखते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं लाइफ को जीने के लिए वो क्या होगा? लाइफ प्रोसेस में आएगा। जैसे कि एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, वो सब क्या आएगा? लाइफ प्रोसेस के अंदर में आएगा। फिर उसके आगे है ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो वही इसने कहा है कि जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद है लाइफ प्रोसेस। तो इसमें क्या है? इसमें एग्जांपल्स हैं लाइफ प्रोसेस के। ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल। फिर आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, इसने डेफिनेशन क्या लिखी है न्यूट्रिशन की? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना क्या करे? फूड ऑब्टेन करे, वो क्या हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास न्यूट्रिशन होगा। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है प्लांट्स में, एक होता है एनिमल्स में। जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जो एनिमल्स में होता है वो होता है हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है? ऑटोट्रॉप वो होता है जो अपना खाना खुद बना सके, वो क्या होगा? ऑटोट्रॉप होगा। और एनिमल्स क्या है? हेटरोट्रॉप है, जो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। जैसे प्लांट्स या अदर एनिमल पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो, वो होंगे हेटरोट्रॉप। क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है? हमें पता है प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे अपना खाना खुद बना सकते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं? उनसे अपना खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आते हैं हम अगला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। इसमें भी वही है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक में डिफरेंस देखते हैं। तो देखते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एटसेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक मैंने बताया आपको कि क्या होता है, जिसमें CO2, वाटर, ये सब क्या हो रहा हो? यूज कर रहा हो खाना बनाने के लिए, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। फिर है हेटरोट्रॉपिक, kinds of nutrition in which in organism do not possess the ability to synthesize their own food। इसमें क्या होता कि ऑर्गेनिज्म के पास वो क्षमता नहीं है कि वो खुद का खाना खुद बना सके, वो दूसरे से अपना खाना लेगा। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे हम डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम किस पे डिपेंडेंट हैं? ऑटोट्रॉप पे। अगर हम एनिमल से भी ले रहे हैं तो एनिमल कहाँ से ले रहा है? ऑटोट्रॉप से ले रहा है। जैसे कि अगर हम, जैसे शेर अगर हिरन को खा रहा है तो हिरन क्या खा रहा है? हिरन तो घास ही खा रहा है। तो इनडिपेंडेंटली, इनडायरेक्टली शेर किस पे डिपेंडेंट हो गया? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो गया। तो ये था हमारे पास ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। तो वही जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड ऑटोट्रॉप्स यूज क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सनलाइट, वाटर, CO2 एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसे? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in presence of chlorophyll, sunlight is called photosynthesis। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किससे फुलफिल होता है? ऑटोट्रॉप से फुलफिल होता है। वो क्या लेते हैं? CO2 और H2O लेते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसी को हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जिससे कि ये बनता है हमारा ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे है 6CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल क्या देगा हमें? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये इक्वेशन है हमारे पास ग्लूकोज बनने की। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये यहाँ पे इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है। तो उसके लिए यूज होता है पहला सनलाइट,
क्लोरोफिल, सनलाइट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या होता है, स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा क्या करता है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर है हमारे पास CO2। CO2 क्या करती है, एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। स्टोमेटा क्या करता है, CO2 को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। एंड फिर हमारे पास वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट से सॉइल में क्या लिया जाता है, वाटर और डिजॉल्व लाइक नाइट्रोजन, मिनरल्स वगैरह लिए जाते हैं वाटर की फॉर्म में सॉइल से प्लांट के द्वारा। फिर है हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फिर है हमारे पास मेन इवेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को। फिर है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर, और वाटर भी क्या होता है, ब्रेक होता है किस किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर हमारे पास थर्ड है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 किस में रिड्यूस हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो गई। फिर है स्टोमेटा का क्या काम होता है, स्टोमेटा क्या होता है पहले वो देखते हैं। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, छोटे छोटे छेद जो होते हैं लीफ पे, वो क्या होता है, स्टोमेटा होता है। इसका फंक्शन है पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2, यानी कि CO2 को अंदर लेना और O2 को छोड़ना, ये किसका फंक्शन है, ये है स्टोमेटा का फंक्शन। फिर सेकंड है लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि रात के दौरान जो प्लांट के सरफेस पे वाटर आ जाता है, वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। इससे क्या होता है, लॉस होता है वाटर का लार्ज अमाउंट में। तो ये भी किसका फंक्शन है, ये भी स्टोमेटा का फंक्शन है। ये हमारे पास इसका डायग्राम है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये तो था हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहले है होलोजोइक, फिर है सेप्रोफिटिक, फिर है पैरासिटिक। तो होलोजोइक क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं और ब्रेक कर देते हैं बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल है अमीबा कॉमा एनिमल्स। फिर है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, कि जो खत्म हो रहा हो मैटर उस पर जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेगा उससे, वो क्या होगा, वो सेप्रोफिटिक उसमें आएगा, न्यूट्रिशन में आएगा। जैसे कि हमारे पास है फंगी। फंगी क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आता है। फिर है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या हुआ, पैरासिटिक लाइक इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे एग्जांपल है कैस्कटा प्लांट, पैरासाइट, टिक्स एटसेट्रा, यानी कि किसी दूसरे की बॉडी से वो अपना खाना ले रहा है, एज अ होस्ट वो उसकी बॉडी पे है। जैसे हमारे पास है कैस्कटा, एक एग्जांपल है इसका, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ऑब्टेन करते कैसे हैं। फिर है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आपने क्लास 9th में पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या था, जिसमें सिंगल सेल्ड हो, मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारी सेल्स हों। तो फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, पूरा सरफेस उसका खाना ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमीबा और पैरामेशियम। पैरामेशियम हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, अमीबा और पैरामेशियम। एंड अमीबा में क्या होता है, ये होता है पहला न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल आया जैसे उसके पास, यहाँ पे डायग्राम से भी दिखाया गया है। फिर वो उसके चारों ओर अपना घेरा बना देता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। यहाँ पे इसने प्रोसेस भी दिखाई है। इसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहले क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा सेल मेम्ब्रेन का। टेक इन, फूड उसने अंदर ले लिया, उसके बाद डाइजेशन होगा फूड का इन फूड वैक्यूल में। उसके बाद है अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड बच जाएगा वो मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, तो उसको सरफेस ऑफ सेल पे लाके वो बाहर फेंक देगा। तो ये था हमारे पास अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस। फिर हमारे पास पैरामेशियम का जो हमारे पास है न्यूट्रिशन प्रोसेस, वो है सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। इसमें क्या होता है, सीलिया होता है पूरी बॉडी में,
टेक इन फूड, जो फूड अंदर लेता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे उसको लेता है। फिर है स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो जो स्टेप्स आते हैं, पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है असिमिलेशन एंड पांचवा है एजिशन। तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारे अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक और ये दिया है ऑर्गन और उसका काम दिया है। पहला है माउथ, माउथ क्या करता है, इनटेक ऑफ फूड, होल फूड अंदर लेता है। फिर दूसरा है टीथ, टीथ क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, खाने को बारीक करने का काम करते हैं। फिर है हमारे पास टंग, टंग का क्या काम होता है, रोलिंग ऑफ फूड, यानी फूड को अच्छे से मिक्स करना, किसके साथ मिक्स करना, सलाइवा के साथ। फिर वो है फोर्थ है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा प्लस म्यूकस, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का ये होता है रिलीज, और वो क्या होता है, मिक्स होता है फूड में। फिर हमारे पास है ओसोफेगस, ओसोफेगस में क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या होता है, धीरे धीरे माउथ से अंदर फूड जाता है ओसोफेगस से, और कहाँ की तरफ जा रहा है वो, स्टमक की तरफ। फिर है हमारे पास स्टमक, स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, यहाँ से क्या आता है, गैस्ट्रिक जूस आता है जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है हमारे पास। गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि है पेप्सिन, HCl, म्यूकस। तो पेप्सिन में एंजाइम दैट ब्रेक डाउन दी प्रोटीन, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा वो क्या होता है, वो पेप्सिन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक एक जो गैस्ट्रिक जूस है उसका क्या काम है हमारे पास। फिर है हमारे पास HCl, HCl क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक, HCl से वो एसिडिक हो जाता है फूड। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, तो हमने देखा था जब हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर म्यूकस की लेयर हमारे स्टमक में ना हो तो हमारे स्टमक को क्या कर देगा, जला देगा। तो HCl इसलिए हमारे उसमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टमक में म्यूकस की, जिससे कि हमारा पेट बच जाता है HCl से जलने से। फिर है आगे हमारे पास, फिर फूड स्टमक से कहाँ आगे गया, स्टमक से आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टियल में, यानी कि जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता होता है, उसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। फैट्स ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड्स में। फिर है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली होता है। विली किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कई बार पूछ लेता है कि क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है हमारे पास विली, और विली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड में एब्जॉर्ब करता है फूड को। फिर है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन, तो किस चीज का सेक्रेशन होता है इसमें, लीवर से होता है बाइल जूस का, एंड पेनक्रियास से होता है पेनक्रेटिक जूस का। तो जब लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है उससे क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। तो जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो किसमें ब्रेक डाउन होते हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। फिर है हमारे पास पेनक्रियास, तो पेनक्रियास से क्या रिलीज हुआ, पेनक्रेटिक जूस रिलीज होता है हमारे पास पेनक्रियास से, और उसमें है सबसे पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। फिर लाइपेस, लाइपेस से क्या होता है, फैट्स ब्रेक डाउन होता है ग्लाइसरॉल में। फिर है हमारे पास प्रोसेस है एक इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस, बाइल जूस के द्वारा जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। फिर फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। वहां क्या हुआ, वहां हमारे पास एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी उसमें एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो सब क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एंड द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। तो जो बाकी जो बच गया, जो जो मतलब वेस्ट है हमारे पास, वो कहाँ आ गया, वो एनस के द्वारा बाहर आ गया हमारी बॉडी से। तो ये डायग्राम है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारा बताया गया है कि क्या कहाँ से रिलीज होता है और कौन सा बॉडी ऑर्गन कौन सा है।
फिर है, तो ये हो गई हमारे पास डाइजेशन प्रोसेस खत्म। फिर आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन फर्स्ट involves gaseous exchange intake of oxygen from atmosphere and release of CO2। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। सेकंड है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ क्या हुआ? सिंपल फूड, किसमें? इनसाइड द सेल में, सेल के अंदर फूड ब्रेक डाउन हुआ, उसी को हम क्या करें? सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में गया, वहां से पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में ब्रेक हुआ। फिर हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या निकला? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी निकल गया, और इसी को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरिक एसिड इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय यीस्ट। तो ये कहाँ यूज होती है? ये प्रोसेस कई जगह यूज होती है हमारे पास, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में। एंड फिर है हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, ये कहाँ होता है? मसल्स में। जब कोई एथलीट भागता है तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे भी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। एंड इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग, इट ऑकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज। तो जब रिगरस एक्सरसाइज करते हैं हम तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स में, जिसके कारण वहाँ पे क्या रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, और मसल्स क्या होती हैं? फटीग हो जाती हैं उन्हें। फिर है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज। फिर है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। फिर सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड एनाएरोबिक में हम देखते हैं टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक किसकी अब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन की अब्सेंस में। फिर एरोबिक में क्या होता है? ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनाएरोबिक कहाँ होता है? ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोप्लाज्म में। फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। तो एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? CO2 और H2O। एंड एनाएरोबिक में क्या होता है? एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। फिर है हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? एरोबिक में। एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किसमें? एनाएरोबिक में। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एरोबिक एंड एनाएरोबिक का। अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फ्रेनिक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड ब्रोंक्यूल्स, एलोवेलोर एंड ब्लड कैपिलरीज, इन सबसे होके हमारे पास एयर गुजरती है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का। तो सबसे पहले है इनहेलेशन का, हम देखते हैं। ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थ्रोटिक कैविटी एक्सपैंड्स। तो जब इनहेलेशन करते हैं हम तो कैविटी क्या होती है? एक्सपैंड होती है हमारे पास। रिब्स लिफ्ट अप, हमारे पास रिब्स जो होते हैं वो लिफ्ट अप होते हैं। डायफ्राम बिकेम्स फ्लैट इन शेप। तो डायफ्राम क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। फिर है वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स द लंग्स। लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हवा उनके अंदर जाती है। फिर हम देखते हैं एक्सेलेरेशन में थोरिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। थोरिक जो कैविटी हमारे पास वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स क्या होते हैं? डाउनवर्ड मूव करते हैं। फिर हमारे पास डायफ्राम बिकम डोम शेप। डायफ्राम कैसे हो जाता है? डोम शेप में बदल जाता है। फिर है वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम दी लंग्स। वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हवा का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो गया। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कर दिया होगा आपने। फिर है हमारे पास जो एयर रस्टिंग इन लंग्स। तो इसमें इसने पूरा डायग्राम से दिखाया है प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिब्स रेज्ड अप हो रहे हैं जैसे ही हवा अंदर जा रही है। एंड यहाँ पे डायफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर अगले में जब एक्सेलेरेशन हो रहा है तो रिब्स क्या हो रही हैं? फ्लैट हो रही हैं, डायफ्राम अपवर्ड जा रहा है। फिर है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलोवेलस ब्लड एंड टिश्यू।
तो सबसे पहले है एयर रिच इन O2 इन एलोवेलस। तो एयर जो है जिसमें क्या है ऑक्सीजन है वो कहाँ गई, एलोवेलस में गई। ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में मिल गई। ऑक्सीजन बाइंड विद हेमोग्लोबिन इन RBC, तो ऑक्सीजन किसमें होता है, इसमें किसमें बाइंड हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, एफिनिटी होती है। फिर हमारे पास O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, O2 कहाँ रिलीज हो गई, टिश्यूज में रिलीज हो गई। फिर हमारे पास सेकंड जो स्टेप है वो है CO2 फ्रॉम टिश्यू। CO2 हमारे टिश्यू से कहाँ आई, रिलीज इनटू ब्लड, ब्लड में आ गई। फिर डिजोल्व इनटू ब्लड, ब्लड में डिजोल्व हो गई। फिर है ब्लड वेसल्स इन एलोवेली रिलीज इन एलोवेलर सैक, CO2 कहाँ रिलीज हो गई, एलोवेलर सैक में रिलीज हो गई। सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल, और कहाँ से बाहर निकल गई, नोस्ट्रिल से बाहर निकल गई। तो ये थे जो स्टेप्स थे हमारे पास कि हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। फिर है हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं वो है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं। यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो उसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स में कैसा रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स में क्या होता है, सिंपलर रेस्पिरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू, गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, स्टमक इन लीव्स, लेंटिकल्स इन स्टेम्स, जर्नल सरफेस ऑफ रूट्स। तो ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट, स्टोमेटा लीफ में जो स्टोमेटा है उसके द्वारा, लेंटिकल जो स्टेम्स में लेंटिकल्स उसके द्वारा, और जनरल सरफेस ऑफ रूट्स जो रूट्स की सरफेस है उनके द्वारा। फिर आते हैं हम लाइफ प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड जिसमें एक्सक्रीशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जैसे बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है फूड वगैरह, वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स को भी चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है, जो ये किसके द्वारा परफॉर्म होता है, ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। फिर है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में किस चीज से बना हुआ होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ, पहला अ पंपिंग ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट, हार्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है ब्लड वेसल्स, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वीन्स। एंड थर्ड है सर्कुलेटरी मीडियम, कुछ एक सर्कुलेटरी मीडियम चाहिए जो पूरे शरीर में हो, वो है हमारे पास ब्लड एंड लिम्फ। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। सबसे पहले आता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें क्या है, CO2 है। फिर वेना और कैवा, ये यहाँ से होके हुए ये ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम क्या होता है उस टाइम, रिलैक्स होता है। इसके बाद राइट एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर इसके बाद कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, जो अभी क्या होता है, रिलैक्स होता है। फिर राइट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वहां से कहाँ चले गया, लंग्स में चला गया। फिर हमारे पास यानी लंग्स से फिर जो डीऑक्सीजन, जिसमें जो CO2 है लंग्स से कहाँ जाएगी, नोज में, और वहां से बाहर चली जाएगी बॉडी के। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, जो क्या होता है, रिलैक्स होता है। फिर कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो उस टाइम होता है रिलैक्स्ड, उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है एरोटा में, उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो ये था हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कर लिया होगा आपने, इसमें यही प्रोसेस दिखाई गई है। फिर आता है ब्लड, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है होल बॉडी का। एंड फिर हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड, फिर आता है इसमें ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स हमारे पास होते हैं जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, जैसे RBC, ब्लड प्लेटलेट्स एंड WBC। तो सबसे पहले RBC का हम काम देखते हैं। कैरीज रिस्पेक्ट गैस O2 एंड CO2 कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इम्पैक्ट रेड कलर टू ब्लड।
तो क्या होता है आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर देता है ब्लड को, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन या CO2 कैरी करता है, CO2 बाहर के लिए एंड ऑक्सीजन अंदर के लिए। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स, हेल्पिंग ब्लड क्लोटिंग। तो प्लेटलेट्स किस काम में यूज होते हैं, क्लोटिंग करने की, क्लोटिंग यानी खून का थक्का जमाने की। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्लोटिंग नहीं होगी हमारे पास ब्लड की, यानी खून किसी अगर कहीं पे हमारे पास घाव लग गया तो वहां से बहता ही रहेगा। फिर है WBC क्या हुआ, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म सेल एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो WBC क्या करता है, किसी भी बीमारी के खिलाफ हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी एंटीबॉडीज बनाता है, जैसी बीमारी होगी उस हिसाब से लड़ने के लिए। फिर आता है हमारे पास जो दूसरा लिक्विड कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, a yellow color fluid containing 90% water and 10% organic substance like plasma protein with albumin and globulin, inorganic minerals, ions। तो इसमें क्या होता है 10% वाटर एंड 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फिर आता है लिम्फ भी क्या होता है, a yellowish fluid escape from blood capillaries into intercellular space, contain less protein than blood, lymph flow from tissues to heart, assisting in transportation and destroying germs। तो लिम्फ भी येलोइश कलर का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोटीन थोड़ा कम होता है ब्लड के मुकाबले, एंड ये क्या करता है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये था ब्लड के बारे में जो कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में होता है हमारे पास आर्टरीज एंड वीन्स। तो आर्टरीज क्या होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरीज क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, सिर्फ किसको छोड़ के, पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। एंड दूसरा इसमें क्या है आर्टरीज का काम, आल्सो कॉल्ड डिस्टर्बिंग वेसल्स। इनको क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग वेसल्स कहते हैं। थर्ड है हमारे पास थिक एंड इलास्टिक। कैसे होती है, थिक एंड इलास्टिक होती है। फिर सेकंड है जो वीन्स है। वीन्स क्या होती है, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वीन। तो ये क्या करती हैं, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कहाँ से, हार्ट से, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, सॉरी बॉडी पार्ट से हार्ट में लाती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास। सेकंड है ऑल्सो कॉल्ड क्लोटिंग वेसल, ये कलेक्टिंग वेसल। तो ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग वेसल होती हैं, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये ब्लड हमारी बॉडी में ला रही है। थर्ड है थिन एंड लेस इलास्टिक। ये क्या होती हैं, थिन होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं। फिर आता है, ये तो था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन अ प्लांट। क्या क्या होते हैं वो, जो मेन कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। क्या करता है, कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से, रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। एंड जो दूसरा काम है उसका वो होता है नो एनर्जी यूज। इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत कम यूज होती है। फिर हम आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम क्या करता है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, ये यूज फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बना उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ले जाता है फ्लोएम। एनर्जी यूज फ्रॉम एटीपी। ये किससे यूज करता है एनर्जी, एटीपी पे, एटीपी से, एंडोजाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपिरेशन इज प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमने जैसे बताया ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, किस फॉर्म में, एज अ वेपर की फॉर्म में, कहाँ से, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से। एरियल यानी जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं। एंड फंक्शन क्या है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। तो इससे क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो इस ट्रांसपिरेशन से ऊपर आ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आ जाते हैं। सेकंड है हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। किसमें हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर है अगला ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अच्छा, ट्रांसपिरेशन तो था वाटर का मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री या किचन भी कहते हैं प्लांट का। इससे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाता है फूड, उसी को हम क्या करें, उस प्रोसेस को कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन। फिर है हमारे पास अब जो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।
जो भी हमारे पास हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बॉडी को, उसे रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। फिर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, फोर्थ है अ यूरेथ्रा। तो इस ये डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमारा किडनीज का डायग्राम, जो हमारे पास यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए ये डायग्राम है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज पासेस थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरिन क्या होता है? किडनीज से पास होके यूरेटर से हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहाँ पे क्या होता है? स्टोर होता है अंटिल कब तक? जब तक हम रिलीज ना करें। फिर हमारे पास पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। यूरिन क्यों बनता है? कि जो ब्लड में हमारे पास वेस्ट हो वो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन लीवर, और जो कि एक और हमारे पास वेस्ट होता है यूरिया जो बनता है हमारे पास लीवर में, वो भी हार्मफुल होता है। तो उसको भी यूरिन के थ्रू हम बाहर डाल देते हैं, बाहर रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे पास ईच किडनी हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। फिर है द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। यूरिन की फॉर्मेशन में क्या होता है? 3 स्टेप फॉर्मेशन में होते हैं इन्वॉल्व। पहला है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम बॉडी इनटू बाउंड मैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, ग्लूकोज वेस्ट होता है, वो किस में आता है? बोमेन कैप्सूल में आता है, न्यूफ्रॉन के। फिर है टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है? नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब बेक बाय कैपिलरी सराउंडिंग न्यूफ्रॉन। कि जो यूजफुल हो यूरिन में वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। फिर है हमारे पास सेक्रेशन, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर सेक्रेटेड इनटू ट्यूबोल विच ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इन यूरेटर। तो जो एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट होता है वो सेक्रेटेड होता है किसमें? ट्यूबोल में, विच ओपन अप, जो क्या ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, और फिर उसके बाद यूरेटर में आ जाता है। तो ये हमारे पास स्टेप्स थे 3। फिर हमारे पास आता है हेमोडायलिसिस। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी फॉर मीन ऑफ किडनी फेलियर पेशेंट। तो हीमोडायलिसिस किन के लिए यूज होता है? जिनका किडनी फेलियर का होता है। एंड ये क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी होती है, ब्लड को आर्टिफिशियली प्योरीफाई किया जाता है। इसमें पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आके फिल्टर होके फिर से पूरी बॉडी में वापस चला जाता है। फिर हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ऑक्सीजन, CO2, H2O, ये किससे होता है? थ्रू स्टोमेटा एज ट्रांसपीरेशन, की जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से हमने देखा था। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एटसेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम दी प्लांट। अदर वेस्ट कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में होता है, बार्क में होता है, जो कि बाद में जड़ जाते हैं प्लांट से। फिर है प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड देम। और कुछ वेस्ट प्लांट कहाँ एक्सक्रीट करता है? जो सॉइल उनके आसपास होती है उसमें एक्सक्रीट करता है। फिर है गम्स रेजाइन इनटू ओल्ड जाइलम। जो गम्स रेजाइन होता है वो ओल्ड जाइलम से निकल जाते हैं। फिर है सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट इन लीव्स ऑफ कोलोकेशिया एंड स्टेम ऑफ जेमिकाइंड। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के, कैल्शियम क्रिस्टल के, जो कि लीव्स में स्टोर होता है। एंड लीव्स क्या होती है? बाद में जड़ जाती है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? प्लांट्स की स्टेम या लीव्स में होता है। बाद में लीव्स एंड स्टेम्स भी झड़ जाती हैं। फिर हमारे पास ये चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब है इसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े, जैसे कि है स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब हमने देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आप ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने। इसका भी ले लीजिए। ले लिया होगा। तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस होता है खत्म।
नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।